हेलो बच्चा पार्टी। आज की इस वीडियो में सरफेस केमिस्ट्री में कोलोइडियल सॉल्यूशन का एक टॉपिक रह गया था, जिसको कि आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये कोलोइडियल सॉल्यूशन बेसिकली जो है, इस कोलोइडियल केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है वो एक साइंटिस्ट थे ग्राहम, बिकॉज इन्होंने इस कोलोइडियल सॉल्यूशन को जो इन्वेंट किया था वो सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड कराया था, और जो सोल्यूट का नेचर था वो डिफ्यूज़न रेट पर डिपेंड कर रहा था। इट मीन्स कुछ ऐसे सोल्यूट थे जो जैसे एनिमल मेम्ब्रेन है, जैसे पार्चमेंट पेपर है, इनमें से ईजिली पास आउट हो रहे थे, और कुछ ऐसे सोल्यूट थे जो इसमें से पास आउट नहीं हो रहे थे। तो इन्होंने एक थ्योरी को ओरिजिनेट किया, जिसे कोलोइडियल सॉल्यूशन की केमिस्ट्री की ब्रांच में उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया कि अगर हम ऐसे सॉल्यूशन को मिकअप करें जिसमें दो डिफरेंट नेचर हैं, तो इसका मतलब दो डिफरेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी भी होनी चाहिए। तो इस दो टर्मिनोलॉजी को बेटा इन्होंने जो डिफाइन किया, एक उन्होंने कहा जो ईजिली पास आउट सब्सटेंस हैं, किससे या तो एनिमल मेम्ब्रेन से या पार्चमेंट पेपर से, तो उन्हें उन्होंने कहा कि दीज सब्सटेंस विच आर मूव फ्रीली आर कॉल्ड क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड। और दूसरे जो पास आउट नहीं हो रहे हैं, इसको इन्होंने कह दिया कोलॉइड्स, क्योंकि जो कोलॉइड्स वर्ड था वो लैटिन वर्ड कोला से लिया गया था, और कोला मीन्स होता है ग्लू लाइक। तो जो ग्लू लाइक मटेरियल होगा ना बेटा, वो आसानी से किसी भी छन्नी से, जैसे अगर हम लोग घर की छन्नी को भी देखें तो इसमें से कौन सी चीज़ें आसानी से मूव करती हैं। जैसे अगर हमने पानी को इसमें से मूव कराया तो पानी तो ईजिली आ गया, लेकिन अगर हमने कोई ग्लू लाइक मटेरियल को इसमें डाला तो वो तो इसी के अपर लेयर में चिपक के रह जाता, वो आसानी से फिल्टर नहीं हो पाता। तो ऐसे सोल्यूट का सोल्यूशन जो कि ग्लू लाइक नेचर का होगा और जो आसानी से इनमें से फिल्टर नहीं हो पाएगा, उसे उन्होंने कोलॉइड की कैटेगरी में डिफाइन किया। ठीक है, इस थ्योरी को हम लोग ने काफ़ी दूर तक डिफ्यूज़न रेट के बेस पर क्लासिफाइड कंटेंट को हम लोगों ने स्टडी किया, बट जो एक्चुअल फिगर आया वो आया केमिस्ट्री में कि सोल्यूट के साइज पर अगर हम ध्यान दें, यानी साइज ऑफ द सोल्यूट डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, then it is categorized into three parts. One is called true solution, another is called colloidal solution, and third one is called suspension. तो क्या था ये साइज का स्टोरी? इनकी साइज की स्टोरी ये थी बेटा कि अगर इन्होंने कहा कि अगर हम लेस देन 1 नैनोमीटर साइज के सोल्यूट को किसी एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, देन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? इफ the size of the solute is between 1 nanometer 2000 nanometer, then the solution is called colloidal, and if the size of the solute is greater than 1000 nanometer, then the solution is called suspension. तो बेसिकली ये तीन कैटेगरी हमारे पास जो डिफाइन हुई वो किसके बेस पर हुई? साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। और हमारे पास जो डिटेल्ड स्टडी है वो इस चैप्टर में आएगी कोलोइडियल सॉल्यूशन की। तो हमारे कोलोइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन अगर हम डिवाइड करना चाहें तो क्या बन के आई कि कोलोइडियल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस solution in which dispersed phase का मतलब यहाँ पर आया
सोल्यूट के लिए, यानी जो कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में वेरी कर रहा है. डिस्पर्स्ड फेज dispersed in dispersion medium. बच्चे इतने छोटे छोटे नए नाम आते हैं, हर थोड़ी देर के बाद हमें याद करने पड़ते हैं, तो ये प्रैक्टिस से याद होता है. तो डिस्पर्शन मीडियम हो जाएगा बच्चा कि मीडियम मीन्स अगर हम सॉल्यूशन की सिंपल डेफिनेशन में जाते तो सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट में सोल्यूट को डिसॉल्व करेंगे. इसी तरीके से जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तब हमारे पास इस सोल्यूट के लिए वर्ड आता है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा आता है डिस्पर्जन मीडियम. सो डेफिनेशन आप इजली फॉर्म में अपने आप लिख सकते थे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन इन विच dispersed phase is dispersed in dispersion medium. Is it clear? अब ये dispersed medium और dispersed phase, phase का मतलब कि या तो वो solid phase में हो, या वो liquid phase में हो, या वो गैस फेज में हो. भाई तीन ही फेज हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये तीनों मीडियम की भी हो सकती हैं और यही तीनों फेज की भी हो सकती हैं और मीडियम की भी हो सकती हैं. तो अब जब हम नेक्स्ट इसका एक क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे कि इस 3 डिफरेंट फेज के बेस पर हम अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने चलें तो हमें कितनी तरीके के सॉल्यूशंस मेकअप हो सकते हैं. यानी नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ जाएगी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स. कोलॉइड्स को क्लासिफाइड करने की कई कैटेगरी आएंगी. पहली कैटेगरी हमने यहीं से उठाई कि अगर हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, मीडियम भी सॉलिड है, तब किस तरीके का कोलॉइड मेकअप होगा. अगर ये हमारे पास लिक्विड है और हमारे पास मीडियम सॉलिड ही रह जाए तब किस तरीके का. तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट्स आएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कोलॉइड्स आएंगे, उन कोलॉइड्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और उसको फिर हम कैसे प्रिपेयर करेंगे इसके बारे में जानेंगे. तो अब पहली हेडिंग आप भी मेरे साथ साथ अपनी कॉपी पे डाल दीजिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स. पहला क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया, फर्स्ट क्लासिफिकेशन पहला बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट. अब हम इसको अगर 3 कैटेगरी में डिवाइड करें ताकि आपको क्लियर याद रहे. अगर हमारा फेस, दिस वन इज मीडियम एंड दिस वन इज टाइप ऑफ कोलॉइड्स. If the phase is solid and the medium is also solid, then the resultant type of colloid is called solid sol. और इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कलर्ड ग्लासेस जो कि हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं, या बहुत से लोगों को शौक होता है कि अपने हाथ में अंगूठियाँ कलर्ड स्टोन्स की पहने, तो वो भी इस डिफरेंट टाइप ऑफ कोलॉइड से, जो आर्टिफिशियल स्टोन्स होते हैं वो इससे भी मेकअप किए जाते हैं. क्लियर. सेकेंड केस, अगर हमारे पास फेस यानी डिसॉल्व होने वाली चीज़ तो सॉलिड थी लेकिन मीडियम हमने चेंज कर दिया लिक्विड, देन द रिजल्टेंट फैक्टर कोलॉइड इज कॉल्ड सॉल. फॉर एग्जाम्पल पेंट्स हैं, सेल फ्लूइड्स हैं. तो जितनी चीज़ें हम डेली लाइफ की हैं उसी के एग्जाम्पल्स भी एक एक दो दो चाहें तो आप यहाँ पर एक टेबल और आगे इंक्रीज करने से यहाँ पर आप इसे कुछ एग्जाम्पल्स भी नोट करते चलेंगे. लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट हमको
टाइप्स ऑफ यानी नेम ऑफ कोलॉइड्स के बारे में पता होना चाहिए, 1 नंबर के क्वेश्चंस के लिए ईजिली है। अगर हमारे पास फेज इज सॉलिड एंड द मीडियम इज गैस, then the resultant is called aerosol, and the examples are smoke and dust. Smoke and dust. Is it clear? पहला सेट। सेकंड सेट हम उठाएं कि अगर हमारे पास डिसॉल्व करने वाली चीज लिक्विड है, फिर लिक्विड है एंड अगेन इट इज लिक्विड, क्योंकि 3 बार में 3 फेज। अगर लिक्विड को आपने सॉलिड में मिक्स किया, then the resultant is called gel. For example, butter, cheese, etc. अगर हमने लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया, then it is called emulsion. And this emulsions, for example, milk, hair cream. अगर हमने लिक्विड को गैस में मिक्स किया, then again the name of the colloid is aerosol. For example, fog, cloud, insecticides, mist, etc. तीसरी फेज हमारे पास आई गैस की, और गैस की जो फेज हमारे पास आई उसमें हमने गैस को सॉलिड में तो इन्वॉल्व करा दिया, गैस इन सॉलिड, देन इट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, प्यूमिक स्टोन्स, और गैस इन लिक्विड, देन इट इज कॉल्ड फोम। एग्जाम्पल, सोप लैदर, फ्रोथ, whipped क्रीम। कोई भी एक आध एग्जाम्पल आप लर्न करेंगे। तो हमारे पास इस सेक्शंस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए, जो 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं, वो है सॉल, वो है जेल, वो है इमल्शंस। बाकी भी आ सकते हैं बेटा, मैंने ये नहीं कहा नहीं आ सकते, बट जनरली इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस कहता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं तीनों पे आते हैं, या तो इनके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, या इनका डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, इस पे क्वेश्चंस किए जाते हैं। इज इट क्लियर? तो पहला क्लासिफिकेशन समझ में आ गया आपको, जो कि बेस था फिजिकल स्टेट पर। दूसरा क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो जो हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? डिस्पर्स फेज and dispersion medium। dispersion medium, इन दोनों के बीच में कितना इंटरैक्शन है, यानी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का बेस्ड हो जाएगा इंटरैक्शन, कितना प्यार है इनके बीच में, कितना स्ट्रांगली ये बॉन्ड को मेकअप करते हैं कि हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टेबल हो जाए। दैट मीन्स सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो जब हम किसी से अट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर किसके साथ अट्रैक्शन है? लिक्विड का ही अट्रैक्शन है। तो जनरली इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया, 2 तरीके के कंटेंट आए। वन इज लायोफिलिक, and another is lyophobic। फिलिक मीन्स होता है लव, और फोबिक मीन्स होता है हेट। इट मीन्स जो कोलॉइडल सॉल्यूशन को आसानी से मेकअप करते हैं, इट मीन्स डिस्पर्स फेज का डिस्पर्जन मीडियम के साथ लव का अट्रैक्शन है,
तो हमारा बना हुआ सॉल्यूशन जो है वो कहलाएगा लायोफिलिक, THILIC है। इसको अगर आपको डाउट हो रहा हो तो मैं इसको और क्लियर कर दूँ, फिलिक है, क्योंकि फिलिक यानी फिलस, फिलस लैटिन वर्ड आएगा और उसका मतलब होता है लव। फिलिक का मतलब नहीं होता फिलस, फिलिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फिलस। और फोबिक का मतलब हो जाता है हेट। हेट मतलब जो ईजिली मेकअप नहीं होंगे, यानी उनको हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन में लाएंगे, कहीं उनके ऊपर कोई फोर्स डेवलप करेंगे, कोई प्रेशर डेवलप करेंगे, तब जा कर के हम इस लायोफोबिक सॉल्यूशन को, सोल्स को प्रिपेयर कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब पहला डिफरेंस तो हम चाहे उसको डिफरेंस फॉर्म में पढ़ लीजिए, चाहे दोनों को नेचर के फॉर्म में पढ़ लीजिए, तो दोनों एक साथ ही आपका हो जाएगा कि डिफरेंस, सिमिलैरिटीज़ या क्वालिटीज़ ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो पहला तो ये लिक्विड लविंग, ये लिक्विड हेटिंग, क्लियर। सेकेंड वन इज, अगर हम इसको रिवर्सिबल प्रोसेस में देखें तो ये तो चूँकि इसके साथ लव के कारण कनेक्ट हुआ है तो ये रिवर्सिबल नहीं होगा, ये फिर से अपने कंटेंट में डिवाइड नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, जब हमने लायोफोबिक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया तो यहाँ हमने फोर्सफुली किया, और जब हमने फोर्सफुली किया और इस फोर्स को हमने विड्रॉ कर लिया तो इसका मतलब ये फिर से रिवर्स हो सकता है अपनी ओरिजिनल कंटेंट्स में। तो दे आर इसको हमने लायोफोबिक को जो है वो हमने फोर्सफुली प्रिपेयर किया था तो अब हमने उसको उसके साथ जोड़ दिया। जब हमने उसको उसके साथ जोड़ दिया तो मिल करके वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो गए। अब इसको आप दोबारा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। इट मीन्स वन प्रेसिपिटेट कैन नॉट फॉर्म द कोलॉइडल सॉल्यूशन। हमने एक इलेक्ट्रोलाइट में एक सॉल्यूशन को मिलाया, लैब में हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना, और जैसे ही यहाँ पे कलर सॉल्यूशन आता है हम उसको सेव करके फिर से तो कलरलेस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर एक बार दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के मिलाने से इसको बनाने में इन्फ्लुएंस हुआ एक अनदर फैक्टर। तो जब वो अनदर फैक्टर इन्फ्लुएंस हो गया और उसने इसकी कैटेगरी को चेंज कर दिया, इसमें पिंक कलर आ गया, अब ये पिंक कलरलेस में नहीं होगी। क्लियर? थर्ड वन इज लायोफिलिक सॉल्यूशंस सोल्स आर जनरली फॉर्म बाय द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो लायोफिलिक है ये जनरली हम लोग ऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्रिपेयर करेंगे। तीसरा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्रिपेयर करेंगे, जबकि जितने लायोफोबिक सोल्स हैं दे आर यूजुअली प्रिपेयर्ड या फॉर्म बाय द इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल। थर्ड वन इज विस्कोसिटी। लायोफिलिक सोल्स की जो विस्कोसिटी है इज मच हायर देन दैट ऑफ द मीडियम, मच हायर देन दैट ऑफ मीडियम, बट लायोफोबिक में viscosity is almost the same as that of the medium. Clear? And last one is कि surface tension is usually lower than that of the dispersion medium. इसमें lower होता है और इसमें surface tension is nearly same as that of the dispersion medium. इसमें almost same होता है। तो ये दो कैरेक्टर थे जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन की ही फॉर्म को डिफाइन कर रहे थे। थर्ड क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का एक और क्लासिफिकेशन है आपके यहाँ, जो कि बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द dispersed
फेस। जब ये टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बेस पे डिफाइन किया गया, यानी कौन किस तरीके का पार्टिकल है जो हम डिस्पर्जन मीडियम में डालते हैं और सॉल्यूशन को बनाते हैं, तो बेसिकली बेटा 3 तरीके के कोलॉइड्स बन के तैयार हुए। वन इज मल्टी मॉलिक्यूलर, अनदर इज मैक्रोमोलिकुलर, एंड थर्ड वन इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। और इस एसोसिएटेड कोलॉइड्स को तो हम सब बहुत अच्छी तरीके से एग्जामिन करते हैं, जिसमें हम सोप का क्लिनजिंग एक्शन पढ़ते हैं कि कैसे कोई हाइड्रोफोबिक करेक्टर हाइड्रोफिलिक के साथ कनेक्ट होता है, फिर जिस मीडियम पे डाला जाता है उसका नेचर के। चलिए वो मैं भी आपको एक 1 बाय 1 बताती हूँ। तो सबसे पहला हमारे पास आता है मल्टी मॉलिक्यूलर। मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब, मल्टी मतलब बहुत ढेर सारा। तो व्हेन ऑन डिसोल्यूशन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम, मल्टी मतलब बहुत सारे, बहुत सारे का मतलब हो गया लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, or smaller molecules of a substance aggregate together to form a species having size falling in the colloiding range। बहुत सारे एटम्स मिलकर के आपस में एसोसिएट होंगे और एसोसिएट होकर के 1 नैनोमीटर 2000 नैनोमीटर की रेंज के पार्टिकल को पहले मेकअप करेंगे, और जब ये साइज हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा, देन इट डिसॉल्व्स इन अ एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट या dispersion medium, and the resultant solution is called multi-molecular colloids. Is it clear? For example, a gold sol, for example हो जाएगा इसका gold sol, sulfur sol, ठीक। अब आप, आई थिंक आपको यहाँ पर इस सॉल वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है। ये सॉल का मतलब हो गया कि सॉलिड इन लिक्विड, यानी फेज जो है हमारा सॉल्यूट का वो सॉलिड है और जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो है लिक्विड। इज इट क्लियर? मल्टी मॉलिक्यूलर की डेफिनेशन, मल्टी मॉलिक्यूलर का कंसेप्ट समझ में आ गया। सेकेंड होता है बेटा मैक्रो। मैक्रो मीन्स होता है बिग। मैक्रो मीन्स होता है बिग। तो बड़े या छोटे से हमारा कोई कंसेप्ट नहीं, हमारी केवल कोलॉइडियल सॉल्यूशन का मतलब इतना है कि जो भी चीज़ आप डिसॉल्व कर रहे हैं डिस्पर्स फेज, उसकी रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर वेरी कर रही है, तभी बने हुए सॉल्यूशन को आप कोलॉइडल का नाम दे पाते हैं। क्लियर? तो जब हमारे पास बहुत बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो पहले हमें उन बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उनको डिसॉल्व करना पड़ेगा, ताकि वो छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे रेंज में, जो हमारी की 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की है, जब उस रेंज में ये बड़े मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे, देन वी मेक अ सॉल्यूशन दैट इज़ कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़े बड़े हमारे पास एग्जाम्पल आ सकते थे, जैसे प्रोटीन्स, जैसे एंजाइम्स, जैसे स्टार्च, मतलब जितने बायोमॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये जितने बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे पॉलीमर हैं, और पॉलीमर का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी यूनिट्स आपस में कंबाइंड होती हैं। तो हमारी बहुत बड़े साइज़ की, बहुत बिग मॉलिक्यूलर मास के कंटेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट केवल 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच की है, कि अगर वो पार्टिकल इस रेंज में डिसोसिएट हो जाए और फिर हम उसको किसी एक सॉल्वेंट में, जो कि उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, उसमें कन्वर्ट किया जा सके, तब हम उसको मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स कहते हैं। क्लियर? एंड द थर्ड वन इज, जिसको मैंने स्टार्ट करने से पहले ही आपको समझाया था, कि एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड जो है, इसको एक और वर्ड कहा जाता है मिसेल्स। इसका काम क्या होता है? इसमें
बहुत सारे सब्सटेंस जो है, सम सब्सटेंस विच एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज ए नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिनका कंसंट्रेशन बहुत लो है लेकिन वो एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट का नेचर बिहेवियर शो कर रहे हैं। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स, वो आपस में जुड़ने की वजह से। उनके अंदर एक क्वालिटी कि हम हैं तो वीक, अगर हम 10 बच्चे वीक मिल करके एक पेपर को सॉल्व करें तो हम 10 की अपनी अपनी क्वालिटीज़, भले ही हम अलग अलग थे तो 10 वीक थे, लेकिन हम जब सब एक मिल गए हैं तो एक पोटेंशियल यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप होता है जो कि हमारी कैपेबिलिटी को वहाँ पर इंक्रीज़ करता है। तो एग्रीगेशन यहाँ पर क्रिएट होता है और इस एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स को ही हम मिसल्स का नाम देते हैं। क्लियर? अब ये मिसल्स कैसे होते हैं? अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर पे बन रहे होते, नॉर्मल प्रेशर पे बन रहे होते तो फिर हमें उन्हें अलग से नाम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसका मतलब ये बनाए जाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो जिस टेम्परेचर पे ये मिसल्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, उन्हें हम कहते हैं क्राफ्ट temperature. Only those temperature in which missiles are formed are called Kraft temperature. And above a particular concentration called critical missiles concentration. एक particular concentration के ऊपर जब ये चला जाता है तो ये कहलाता है CMC, critical missiles concentration. Clear? और मैंने पहले ही आपको कहा कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग समझ सकते थे मिसल्स फॉर्मेशन का, कि जब हम कैसे सोप को डस्ट पार्टिकल के ऊपर वर्कआउट कराते हैं। जब हमारे पास गंदा कपड़ा होता है ना और उसके ऊपर कोई ग्रीस लगी होती है और हम उस पर कोई भी सोप का फंक्शन देखते हैं, तब ये सोप कैसे वहाँ पर मिसल्स को फॉर्म करता है और कैसे एसोसिएटेड फॉर्म में कन्वर्ट करके वो उसको डस्ट को बाहर कर देता है। तो क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मिसल्स फॉर्मेशन या एसोसिएटेड क्लोराइड में भी कह सकते हैं। क्लियर? तो इसका तरीका क्या होता है बच्चा कि जैसे ये है हमारे पास सरफेस और सरफेस पे ये लगी है हमारे पास ग्रीस, और जब इस ग्रीस के पास हमने सोप को एंटर कराया तो सोप में ना दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। तो जो फोबिक होगा वो बाहर रहेगा और जो हाइड्रो मीन्स, देखो दो वर्ड है, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब हो गया पानी से हेट करने वाला। तो जो पानी से हेट करेगा वो ग्रीस से लव कर रहा है, तो जो ग्रीस से लव कर रहा है वो अंदर ग्रीस के चला गया और जो पानी से लव कर रहा है वो पानी के पास रह गया। तो इस तरीके से ये फंक्शन जो है सोप का, एक एग्रीगेशन मॉलिक्यूल सारे डस्ट के वो पार्टिकल जो ग्रीस से लव कर रहे हैं वो ग्रीस के अंदर आ गए और जो वाटर से लव कर रहे हैं वो वाटर में रह गए। क्लियर? तो इस तरीके से इस सरफेस पे ये अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद वो इसको अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इस एग्रीगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करके जब हम इसको रब करते हैं तो रब करने की वजह से आप ये देखिए कि इतने सारे पार्टिकल जो इस ग्रीस के साथ बंधे हुए थे, जब आपने इसको रब किया तो ये सारा का सारा फैक्टर डस्ट का यहाँ से उठ करके इस कपड़े को, सरफेस को छोड़ करके बाहर चला जाएगा और हमारा कपड़ा क्लीन हो जाएगा। क्लियर? ये क्लींजिंग एक्शन समझ में आया? दिस इज़ अ डस्ट पार्टिकल या ग्रीस एक्शन। और इस ग्रीस को रिमूव करने के लिए हमने सोप के फंक्शंस बताए। सोप में दो पार्ट होते हैं, वन इज़ हाइड्रोफिलिक एंड अनदर इज़ हाइड्रोफोबिक। जो फिलिक है वो वाटर के अंदर रहेगा और जो फोबिक है वो वाटर से बाहर जाएगा। बाहर जाएगा तो किससे कनेक्ट हो जाएगा? हमारे डस्ट पार्टिकल से हो जाएगा और बाद में ये एग्रीगेटेड या मिसल्स फॉर्म हो जाएंगी, एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल बन जाता है जिसे हम मिसल्स कहते हैं और ये हमारे कंटेंट को क्लीन कर देता है। तो आई थिंक कि आपको ये तीनों क्लासिफिकेशन समझ में आ गए। पहला फिजिकल के बेस पर था, दूसरा हमने नेचर ऑफ इंटरैक्शन को
कंसीडर किया। एंड थर्ड वन इज हमने टाइप ऑफ पार्टिकल्स की बात करी, कितनी तरीके के पार्टिकल्स हैं जो आपस में डिज़ोल्व होते हैं डिस्पर्स मीडियम में और कोलॉइड्स को फॉर्म करते हैं। क्लियर? तो पहले हम लोग व्हाट इज कोलॉइडल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स को लर्न करें, एंड देन सेकेंड इसका पार्ट हम आपको देंगे जिसमें कि हम प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।